नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सबसे पहले उस एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो हमारा फ्यूचर तय कर रही है, स्पेस टेक और एजुकेशन से शुरू करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है और यहाँ प्राइवेट सेक्टर का रोल काफी बड़ा हो गया है। राइट। चेन्नई के एक स्टार्टअप जिसका नाम अग्निकुल कॉस्मोस है, उन्होंने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट बूस्टर इंजन का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। वाओ! इस इंजन का नाम अग्नि डाई रखा गया है। अग्नि, जी। अब देखिए, मैं एक एनालॉजी देता हूँ। ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन्स बनाने में हजारों पुर्जे लगते हैं, महीनों उन्हें वेल्ड किया जाता है। पर इस अग्नाइट इंजन को सिर्फ 7 दिनों में 3D प्रिंट कर लिया गया। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे महीनों तक ईंट जोड़कर अवन बनाने के बजाय आप एक बटन दबाएं और पूरा का पूरा अवन एक ही बार में बनकर निकल आए। सही एनालॉजी है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज इसकी मटेरियल इंजीनियरिंग। इसमें इनकोनेल नाम की एक मिक्स्ड मेटल या एलॉय का यूज किया गया है। अच्छा, इनकोनेल, ये क्या होता है एग्जैक्टली? ये बेसिकली निकल और क्रोमियम का एक सुपर एलॉय होता है। स्टैटिक जीके के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब रॉकेट स्पेस में जाता है तो टेम्परेचर और प्रेशर एक्सट्रीम होता है। इनकोनेल उस एक्सट्रीम हीट को बिना पिघले झेल सकता है। और क्योंकि ये 3D प्रिंटेड सिंगल पीस है, तो इसमें कोई वेल्डिंग जॉइंट्स नहीं होंगे, ईंधन पर आधारित है। क्या सॉलिड फ्यूल यूज करना ज्यादा आसान नहीं होता? आसान तो होता है स्टोरेज के मामले में, पर सॉलिड फ्यूल की एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार उसमें आग लग गई तो आप उसे रोक नहीं सकते। वो तब तक जलेगा जब तक खत्म ना हो जाए। राइट। जबकि लिक्विड फ्यूल इंजन को आप स्पेस में अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और यही फीचर रीयूजेबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब एक ही रॉकेट को बार बार यूज करना, जिससे कॉस्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल, स्पेस मिशंस को सस्ता बनाना ही अग्निकुल का मेन एम है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। 2017। अब ऐसी एडवांस टेक को चलाने के लिए हमें फ्यूचर लीडर्स की भी तो जरूरत पड़ेगी ना? सही पकड़ा आपने। और इसीलिए हमारी अगली न्यूज एजुकेशन सेक्टर से आती है। IIM अहमदाबाद में हाल ही में कृष्णमूर्ति तांडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की गई है। IIM अहमदाबाद में AI स्कूल, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में तो समझ आता है, पर एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में AI सिखाने की क्या जरूरत पड़ गई? ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये जो स्कूल बनाया गया है, जिसके लिए चंद्रिका कृष्णमूर्ति तांडन और उनके पति ने 100 करोड़ रुपए का एंडाउमेंट दिया है। 100 करोड़, वाओ! हाँ, तो इसका पर्पस सिर्फ कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाना नहीं है। आजकल AI सिर्फ एक टूल नहीं है, ये हर इंडस्ट्री के डिसीजन मेकिंग का कोर बन चुका है। अच्छा, मतलब IIM के स्टूडेंट्स को AI डेवलप नहीं करना है, बल्कि उसे बिजनेस में अप्लाई करना आना चाहिए। एग्जैक्टली। एक CEO खुद कोड नहीं लिखेगा, पर उसे पता होना चाहिए कि AI का यूज करके सप्लाई चेन कैसे ठीक करनी है या इंडस्ट्रियल चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है। सही बात है। जब IIM अहमदाबाद जैसे टॉप इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, वहां मैनेजमेंट को AI के साथ जोड़ा जाएगा, तभी फ्यूचर रेडी लीडर्स निकलेंगे। बिल्कुल। और इन फ्यूचर लीडर्स को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल दुनिया का सामना करना है। तो चलिए टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से आगे बढ़कर अब जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स। हाँ, G7 समिट 2026, जो कि 15 से 17 जून के बीच फ्रांस के एवियन लेबेंस शहर में आयोजित होने वाला है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री को ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्पेशल इनविटेशन दिया है। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक मूव है। पर एक बात बताएं, G7 तो दुनिया के 7 सबसे अमीर और डेवलप्ड देशों का ग्रुप है ना, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा आते हैं। बिल्कुल। तो इस एक्सक्लूसिव एलीट क्लब में भारत को, जो कि डेवलपिंग नेशंस को रिप्रेजेंट करता है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो साफ दिखता है कि आज दुनिया की कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, वॉर हो या सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही हो, वो ग्लोबल साउथ की आवाज सुने बिना सॉल्व नहीं हो सकती। मतलब आधी से ज्यादा आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। फ्रांस का ये इनविटेशन यही प्रूव करता है। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए कि पिछला G7 समिट 2025 में कनाडा के कानानास्कीज में हुआ था। राइट। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन?
मेरा मतलब है इंटरनेशनल स्टेजेस पर ग्लोबल साउथ की बात करना सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस चल रहा है, जहां ईरान, इजराइल, अमेरिका सब इन्वॉल्व हैं, उसका जमीन पर यानी आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। वेस्ट एशिया के टेंशन का सीधा असर पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। ये ओमान और ईरान के बीच एक बहुत पतला और स्ट्रैटेजिक समुद्री रास्ता है, जिससे होकर दुनिया भर का तेल और गैस निकलता है। हाँ, और ऑयल के अलावा फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी यहाँ से गुजरता है। जब ये रास्ता ब्लॉक होता है या वहाँ वॉर का रिस्क होता है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाती है, फ्रेट चार्जेस और इंश्योरेंस बढ़ जाते हैं। और भारत तो एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम फर्टिलाइजर्स के लिए काफी हद तक इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। अगर सप्लाई रुकी तो किसानों को खाद नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और इससे सीधा देश की फूड सिक्योरिटी पर खतरा मंडराने लगता है। यही डिप्लोमेसी की असली टेस्ट होती है। तो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए सरकार ने क्या किया? इसे हम एग्री डिप्लोमेसी कह सकते हैं। सरकार ने तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया इस क्राइसिस का असेसमेंट करने के लिए। अच्छा। और उसके बाद यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने पब्लिकली अश्योर किया कि राबी और खरीफ फसलों के लिए हमारे पास यूरिया, डीएपी और एमओपी का पूरा बफर स्टॉक मौजूद है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। वैसे स्टैटिक जीके के हिसाब से एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए कि डीएपी का फुल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। सही कहा। तो आपने देखा कैसे एक दूर हो रहा युद्ध हमारे खेतों और थालियों तक असर डाल सकता है? बिल्कुल, कूटनीति का असर हर जगह है। अच्छा, अब ग्लोबल अफेयर्स से निकलकर थोड़ा अपने पड़ोस की तरफ देखते हैं। वहां भी एक अलग ही लेवल का जनरेशनल शिफ्ट चल रहा है। आप नेपाल की बात कर रहे हैं? हाँ, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। नेपाल की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। वहां के नए और 40वें प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह, जो सिर्फ 35 साल के हैं। और उनका बैकग्राउंड किसी टिपिकल नेता जैसा बिल्कुल नहीं है। वही तो सबसे मजेदार बात है। वो पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और एक फेमस रैपर भी हैं। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़कर नेपाल के वेटरन नेता केपी शर्मा ओली को हरा दिया। ये तो पॉलिटिक्स में किसी स्टार्टअप के आकर पूरे एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को हिला देने जैसा है। बहुत एक्यूरेट कंपैरिजन है। और देखिए, नेपाल के इतिहास में ये पहली बार है जब मधेसी समुदाय से कोई प्रधानमंत्री बना है। ओह वाह, ये तो हिस्टोरिकल स्टेप हो गया। बिल्कुल। और उनकी जो कैबिनेट बन रही है ना, उसमें उन्होंने ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस की जगह यंग टेक्नोक्रेट्स को जगह दी है, जो अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं। यानी अब जनता खोखले वादों से थक चुकी है, उन्हें एक्चुअल परफॉर्मेंस चाहिए। सही कहा। वैसे नेपाल की फेडरल पार्लियामेंट बाइकैमरल है और बालेन शाह को शपथ दिलाई नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने। ये फैक्ट्स एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। राइट। अब देखिए, ये जो यूथ और टेक्निकल लीडरशिप का ट्रेंड है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही हो रहा है। हाँ, बड़ी टेक कंपनीज अपनी लीडरशिप को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर कर रही हैं। ओपन एआई का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। वही कंपनी जिसने चैट जीपीटी बनाया था, सैम अल्टमैन वाली। एग्जैक्टली। उनका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है, पर अब उनका पूरा फोकस एशिया पैसिफिक मार्केट पर है। इसलिए उन्होंने किरण मनी को एपीएसी रीजन का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। किरण मनी, ये पहले जियोस्टार के डिजिटल सीईओ थे ना? जी हाँ, उनके पास डिजिटल इकोसिस्टम स्केल करने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो अब ग्लोबल टेक जायंट्स सिर्फ भारत को एज अ मार्केट नहीं देख रहे हैं, बल्कि यहाँ के टैलेंट को टॉप स्ट्रेटेजिक पोजीशंस दे रहे हैं। सही बात है। और एक और इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट न्यूज़ है नोकिया इंडिया से। उनका हेडक्वार्टर एस्पो, फिनलैंड में है, लेकिन उन्होंने इंडिया में एक बड़ा अजीब सा मॉडल अपनाया है, ड्यूअल लीडरशिप का। अजीब नहीं, काफी स्ट्रेटेजिक है। उन्होंने ट्रेडिशनल सिंगल सीईओ मॉडल को हटा दिया है। तो अब 2 लोग लीड करेंगे, समर मित्तल और विभा मेहरा। पर एक ही कंपनी में 2 लीडर्स काम कैसे करेंगे? डिवाइड कर दिए। समर मित्तल इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर बनेंगे, जिनका ध्यान रेवेन्यू और बिजनेस ग्रोथ पर होगा। अच्छा। और विभा मेहरा इंडिया कंट्री मैनेजर होंगी, जो ऑपरेशंस, कंप्लायंस और पार्टनरशिप्स हैंडल करेंगी। इससे कंपनी की वर्किंग बहुत अजाइल हो जाती है। समझ गया। तो हमने देखा कि कैसे भारत स्पेस टेक से लेकर डिप्लोमेसी और कॉर्पोरेट लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच देश का जो इंटरनल डेवलपमेंट है, जैसे इंफ्रा, हेल्थ और कल्चर, वो फाउंडेशन है। बिल्कुल, उसके बिना बाहरी डेवलपमेंट सस्टेन नहीं कर सकता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो
इंडियन रेलवेज ने हाल ही में 647.58 करोड़ रुपए के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। पहला प्रोजेक्ट गुजरात में है, कोसंबा रेल ओवर रेल या रोआर फ्लाईओवर, जो कि वेस्टर्न रेलवे के अंडर आता है, जिसका HQ चर्चगेट मुंबई में है। राइट। पर ये रोआर टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, आमतौर पर जब 2 ट्रेन ट्रैक्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक ट्रेन को रुकना पड़ता है। इसे सरफेस क्रॉसिंग कहते हैं और यही जाम का सबसे बड़ा रीजन होता है। हाँ, और ट्रेन लेट हो जाती है। एग्जैक्टली। तो रोआर टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि एक ट्रैक के ठीक ऊपर पिलर्स बनाकर दूसरा ट्रैक निकाल देते हैं, ब्रिज की तरह। तो दोनों ट्रेन्स बिना रुके अपनी फुल स्पीड में क्रॉस कर सकती हैं। इससे टाइम और फ्यूल दोनों की हेवीली बचत होती है। ये बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। हाँ, और दूसरा प्रोजेक्ट जो पास हुआ है वो बिहार का है। 13.38 किलोमीटर लंबा भागलपुर बाईपास बनाया जा रहा है जी, जो कि ईस्टर्न रेलवे में आता है। उनका HQ फैली प्लेस कोलकाता में है। इस बाईपास से गुड्स ट्रेन शहर के स्टेशन के बाहर से ही निकल जाएंगी, जिससे सिटी का ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब फिजिकल इंफ्रा के बाद थोड़ा हेल्थ केयर पर आते हैं। न्यू दिल्ली में 9th फार्मामेड 2026 समिट आयोजित हुआ। इसकी थीम थी हेल्थ केयर इक्विटी रीचिंग एवरी सिटीजन ऑफ विकसित भारत। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने इसका नेतृत्व किया। पर मेरा एक डाउट है, भारत तो ऑलरेडी दुनिया की फार्मेसी कहलाता है ना। हम सस्ती जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस समिट का अलग से क्या फोकस था? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सिर्फ सस्ती दवाइयां बल्क में बनाना अब फ्यूचर नहीं है। समिट का मेन टेक अवे यही था कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को अब वॉल्यूम ड्रिवन अप्रोच छोड़कर वैल्यू ड्रिवन बनना पड़ेगा। वैल्यू ड्रिवन मतलब हाई वैल्यू दवाइयां जैसे कैंसर या रेयर डिजीजेस के लिए? एग्जैक्टली। पर इसमें एक रुकावट है। इन दवाइयों को बनाने के लिए जो मेन केमिकल चाहिए होता है, जिसे API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, वो हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। दूसरे देशों से। तो अगर कल को कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आ जाए तो हमारी सप्लाई चेन तो फ्रीज हो जाएगी ना। इसलिए CDCSO और सरकार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम अपनी API डिपेंडेंसी कम करें और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं। सही पॉइंट है। ऐसे हेल्थ मिनिस्ट्री और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री दोनों का प्रभार अभी JP नड्डा जी के पास है। जी बिल्कुल। अब फिजिकल और हेल्थ सिक्योरिटी के साथ एक और सिक्योरिटी है जो आजकल उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है, डिजिटल सिक्योरिटी, खास करके महिलाओं के लिए। हाँ, साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ गए आजकल। इसको ध्यान में रखते हुए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW ने ट्रू कॉलर के साथ एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ट्रू साइबर सखी। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप है महिलाओं के डिजिटल सेफ्टी के लिए। NCW, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी और जिसकी करंट चेयरपर्सन विजया किशोर राहकर हैं, उन्होंने ट्रू कॉलर के साथ मिलकर एक डिजिटल सेफ्टी टूल किट बनाई है। और ये टूल किट उन्हें उन साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ ट्रेन करेगी, जैसे फिशिंग या इम्पर्सनेशन। मतलब जब कोई फ्रॉडस्टर बैंक अधिकारी या पुलिस बनकर कॉल करता है और डराता है। बिल्कुल। और इसमें ट्रू कॉलर का एक बड़ा टेक कंट्रीब्यूशन भी है। उन्होंने NCW का जो 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, उसे अपनी गवर्नमेंट डायरेक्टरी सर्विस में वेरीफाई कर दिया है। ओह, मतलब अब जब भी NCW से कॉल आएगी या कोई उन्हें कॉल करेगा तो स्क्रीन पर एक ग्रीन कलर का वेरीफाइड बैज दिखेगा। हाँ। इससे पता चल जाएगा कि सामने वाला जेन्युइन अथॉरिटी है, कोई स्कैमर नहीं। ये छोटा सा टेक्निकल स्टेप लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। सही बात है। तो इंफ्रा, हेल्थ और सेफ्टी हो गई। अब आते हैं देश की आत्मा पर, यानी हमारे कल्चर पर। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी आज की हमारी आखिरी न्यूज है। सॉफ्ट पावर, ये शब्द अपने आप में बहुत वेट कैरी करता है। हार्ड पावर तो हम जानते हैं, मिलिट्री या इकोनॉमिक सैंक्शंस, पर कल्चर एक देश का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बिना किसी दबाव के। और इस कल्चरल सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने YouTube के साथ एक MOU साइन किया है, ताकि हमारी जो रूरल और ट्राइबल फोक आर्ट है, उसे दुनिया भर में लाया जा सके। और सबसे अच्छी बात इस MOU की ये है कि इसमें कलाकारों को सिर्फ सब्सिडी देकर नहीं छोड़ दिया जाएगा, उन्हें क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाएगा। यानी उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाएगा। जी, उन्हें डिजिटल चैनल्स मैनेज करना सिखाया जाएगा, मोनेटाइजेशन कैसे होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी आर्ट के कॉपीराइट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। वाओ! मतलब अब एक छोटे से गांव का कलाकार भी डायरेक्टली ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकता है और अपनी कला से एक्चुअल अर्निंग्स कर सकता है। ये सच में एम्पावरमेंट है। बिल्कुल। और ये इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत की लीडरशिप में आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रेट।
तो इसके साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का सवाल, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और साथियों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।